अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो बच्चों, रमज़ान है, आप लोग इबादतें भी करिए, रोज़ा भी रखिए, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई की तरफ भी पूरी तवज्जो दीजिए और आप अपनी स्टडीज़ को और अच्छी तरह से समझ सके। इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको आगे भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक हयाती टेक्नोलॉजी का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। जमात नहुम के लिए स्टैंडर्ड 9th के लिए मजमून है हमारा साइंस, और मैं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। जानदारों के जिस्म की अक्ल तरीन साख्ती और अफ़ाली इकाई कौन सी है? आपकी किताब में सबक की शुरुआत जो है इस तमहीदी सवाल के साथ होती है, जिसके बारे में आप पिछली जमात में पढ़ चुके हो कि आपका जो जिस्म है, जानदारों के जिस्म जो होते हैं, चाहे वो नबातात हो या हैवानात, उनकी अक्ल तरीन इकाई क्या है? साख्ती और अफ़ाली इकाई है सेल्स, यानी खुलियात, है ना। खुलिया जो होता है वो इंसानी जिस्म की या जानदारों के जिस्म की सबसे छोटी इकाई है। और एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं। तस्वीर में आपको एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल बताया गया है। तो तमाम किस्म के जानदार, चाहे वो चरिंद परिंद हो, हैवानात हो, इंसान हो, और तमाम किस्म के पेड़ पौधे, वो तमाम इसी सेल से बने हुए होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, ये आप भी पिछली जमात में पढ़ चुके हो कि दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर, जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, और एक होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ जानदार जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक खुलिये से बने होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। और multicellular organisms that are made of more than one cell, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, तमाम किस्म के हैवानात, इंसान, तमाम किस्म के चरिंद परिंद, पानी में रहने वाले मछलियाँ, कछुए, ये तमाम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कसीर खुलवी हैवानात हैं। और जो ऊपर यूनिसेलुलर दिया है वो यक खुलवी हैवानात हैं। यूनिसेल्युलर बीइंग्स एंड मल्टीसेल्युलर बीइंग्स, यहाँ पर यूनिसेल्युलर या खुलवी जो जानदार हैं उनकी एग्जांपल दी है अमीबा, पैरामीशियम, वायरसेस वगैरह। और मल्टीसेल्युलर यानी कसीर खुलवी जानदार में शुमार होता है इंसान का, पेड़ पौधों का, तमाम किस्म के चरिंद परिंद और हैवानात का। अमीबा जैसे यखुलवी जानदारों में तमाम ज़रूरी अफ़ाल इसी एक खुलिये के हैवान से अंजाम देते हैं, लेकिन अक्सर जानदार कसीर खुलवी है। इनके जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल किस तरह अंजाम पाते हैं? देखिए, जो यखुलवी जानदार है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो एक ही खुलिया होता है, तो तमाम ज़रूरी अफ़ाल जो है उसी एक खुलिये में जो खुलवी हैवान से है वो अंजाम देते हैं, यानी कोई टेंशन ही नहीं। वो एक खुलिया जो है ग़िज़ा भी अपने अंदर ले रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हो कि किस तरह से ग़िज़ा वो अपने अंदर लेता है, अपने काज़िब पैरों से हरकत करता है अमीबा।
और फिर उन्हीं अपने उस एक ही खुलिये से वो बेकार मादों को जिस्म से बाहर खारिज भी कर देता है। लेकिन कसीर खुलवी जानदार, खासकर इंसान, अगर हम सोचे तो क्या इंसानों में इस तरह से होता है? नहीं। हमारे यहाँ पे हमारे जिस्म में मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ आज़ा होते हैं, जैसे हाथ का इस्तेमाल करके हम काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मुंह दांत हैं जिससे हम चबाते हैं, पैर है जिससे हम चलते हैं, आँख है जिससे हम देखते हैं। तो हमारे जिस्म के बहुत सारे अफ़ाल हैं जो एक साथ शुरू हैं, चलते रहते हैं, और इसमें जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा जो है वो हिस्सा लेते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल की अंजाम दही के लिए खुलियात के ग्रोह यकजा होते हैं। जैसे कि आप ये तरतीब देखिए कि पहले आप जब छोटी क्लास में होते हैं तो क्या आपको डायरेक्ट दरसी किताब पढ़ने कहा जाता है? क्या नहीं, पहले आपको हुरूफ सिखाए जाते हैं। हुरूफ से फिर आप अल्फाज सीखते हैं, अल्फाज किस तरह बनेंगे, अल्फाज से आप जुमले बनाना सीखते हैं, जुमलों से सिर्फ फिर आप सबक पढ़ते हैं, और फिर उन असबाक से होती है दरसी किताब तैयार, और दरसी किताब पढ़ते हैं फिर आप। इस तरतीब से तो आप वाकिफ़ है। बिल्कुल ऐसे ही जानदारों की जिस्म की तंजीम एक मखसूस जो है तरतीब में होती है। आप खुलिया और इसके हैवानसों के मुतालिक जो है पहले से जानते हैं कि खुलिया में कौन कौन से खुलवी हैवान से होते हैं। खुलिया में होता है न्यूक्लियस यानी मरकज़ा, उसमें डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं ना। फिर उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया यानी तवानिये होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, नबातात में खुलवी दीवार होती है, अंदर जो है एक माए होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिक्यूलम होता है, और लाइसोसोम्स यानी खालिए भी होते हैं, खाली जगह भी होती है जो हवा नबाती खुलिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, हैवानी खुलिया में कम होते हैं खालिए। आज हम इसके बाद हम देखेंगे कि आपको पता है कि खुलियात क्या होते हैं ना, तो आज हम देखेंगे टिश्यू या नसीज किसे कहते हैं। नसीज टिश्यू जिस्म के मखसूस अफ़ाल की अंजाम दही के लिए यकजा होने वाले एक जैसे खुलियात के ग्रोह को नसीज कहते हैं। अब जो एक जैसे खुलियात जो होते हैं वो एक अपना ग्रोह बना लेते हैं जिसको कहते हैं नसीज। सेल्स होते हैं, सेल्स एक जैसा ग्रोह बना के बनते हैं टिश्यू, टिश्यूज से बनते हैं हमारे ऑर्गन यानी हमारे आज़ा, और हमारे मुख्तलिफ आज़ा से मिलकर बना है हमारा पूरा बॉडी सिस्टम। Similar cells join together to form tissues. Different tissues join together to form organs. Organs work together to form system. जो हमारा body system है वो तैयार होता है। समझ में आया नसीज क्या है? एक जैसे खुलियात, जिस हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के खुलियात हैं, यानी खून के खुलियात अलग है, फिर उसके बाद जो है दिल के जो खुलियात होते हैं वो अलग होते हैं, स्किन के खुलियात अलग होते हैं, उज़लात के खुलियात अलग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खुलियात होते हैं हमारी जिस्म में। तो ये जो एक जैसे खुलियात होते हैं वो मिलकर ग्रोह बनाते हैं और उस ग्रोह को नसीजे टिश्यू कहते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ जो है जॉइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम या हमारा जिस्म का निज़ाम जो है वो चलता है। कसीर खुलवी जानदारों के जिस्म में लाखों खुलियात जो है पाए जाते हैं। इन खुलियात के मुख्तलिफ ग्रोह में तकसीम होकर हर ग्रोह एक मखसूस फेल अंजाम देता है। मसलन हमारे जिस्म के उज़लात के सिकुड़ने और फैलने से हम हरकत कर सकते हैं, है ना। तो हमारे जिस्म में जो उज़लात होते हैं, मसल्स टिश्यू होते हैं, मसल्स की वजह से होता है ना, ये हमारे उज़लात को मसल्स कहते हैं। तो ये उज़लात के टिश्यूज़ जो होते हैं या मसल टिश्यू होते हैं, इनके सिकुड़ने और फैलने की वजह से हम हरकत करते हैं, जबकि नबातात में इत्तिसाली नसीजे पानी और ग़िज़ा को पौधों के तमाम हिस्सों तक पहुँचाती हैं। खुलियात की मखसूस साख्त और इनके अफ़ाल की तकसीम की वजह से जिस्म के तमाम अफ़आल आला सलाहियत के मालिक होते हैं, के हामिल होते हैं। देखिए नबातात में जो है हरकत नहीं होती, लेकिन उनमें नसीजें होती हैं जो पानी और ग़िज़ा को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाती हैं। नसीज
है वो दो तरह की होती है, दो किस्म की नसीजें पाई जाती हैं। एक होती है सादा नसीज यानी सिंपल टिश्यू, और एक होती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी मुरक्कब नसीज। एक ही किस्म के खुलियात से बनी हुई जो नसीज होती है उसको सादा नसीज कहते हैं, मसलन हैवानात में सतही नसीज और नबातात में बुनियादी नसीज। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है? ये एक से ज़्यादा किस्म की खुलियात से बनी होती है, मसलन हैवानात का खून, नबातात में आबी और उरूकी नालियाँ। नीचे देखिए जाइलम वेसल और फाइलम वेसल बताया गया है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के खुलियात जो है मिलकर नसीज बनाते हैं, तो इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। और हैवानात का जो खून होता है, खून में भी मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू होते हैं। हम पढ़ते हैं ना कि खून में जो है सफ़ेद ज़र्रात होते हैं, सुर्ख ज़र्रात होते हैं, प्लाज्मा होता है ना, ये सारी चीज़ें खून में होती हैं। मतलब इसमें बहुत सारे खुलियात मिलते हैं और फिर नसीज तैयार होती है। इसको जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। क्या अब बताइए, नबातात और हैवानात के जिस्म की बनावट एक जैसी होती है? देखिए आपको तस्वीर में कुछ नबातात बताए गए हैं, कुछ हैवानात हैं, कुछ एक रेंगने वाला जानवर है और एक परिंदा भी है। अगर हम इन सबको गौर से देखें और अगर हम अपने आप को अपनी भी जिस्म की बनावट देखें तो आपको एक फ़र्क समझ में आएगा कि नबातात और हैवानात की जिस्म की बनावट बहुत अलग है ना। नबातात में जो है तना होता है, पत्ते होती हैं, शाखें होती हैं, जड़ें होती हैं, जबकि हैवानात में जो है मुंह, हाथ, पैर, पेट, इस तरह के आज़ा होते हैं, आंखें होती हैं, कान होते हैं, नाक होती है। तो यानी नबातात और हैवानात की जिस्म की बनावट एक जैसी नहीं होती। नबातात कायम रहने की वजह से इनकी अक्सर नसीजें जो होती हैं वो सहारा देने वाली होती है, क्योंकि नबातात हरकत नहीं करते, अपनी जगह पर कायम रहते हैं, इसलिए उनकी नसीजें सहारा देने वाली होती हैं। कुछ नसीजें जो हैं उनमें मुर्दा खुलियात से बनती है और उन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। नबातात की नशोनुमा उनके जिस्म के मखसूस हिस्सों में ही होती है जहाँ मुनकसमी नसीज है। हैवानात को ग़िज़ा, मस्कन और साथी ढूंढने के लिए हरकत या नक्ल मकाम करना पड़ता है। देखिए हैवानात जो होते हैं वो चलते फिरते हैं, है ना, चाहे इंसान हो या दूसरे हैवान हो, उनको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, मस्कन की यानी घर की ज़रूरत होती है। और दीगर अगर हम जानवरों की बात करें तो देखो चिड़िया भी अपना मस्कन यानी घोंसला तैयार करती है, चूहे अपना मस्कन बिल बनाकर तैयार करते हैं, शेर जो है अपनी गुफा में रहता है। तो इस तरह से हैवानात को ग़िज़ा के साथ मस्कन की ज़रूरत होती है और साथी ढूंढने की भी ज़रूरत होती है। हर किसी को जो है एक लाइफ पार्टनर चाहिए, इंसान भी जो है शादी करते हैं, है ना। तो इस तरह से हरकत या नक्ल मकान इनको करना पड़ता है हैवानात को, इसलिए इनको ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है और उनकी अक्सर नसीजें ज़िंदा खुलियात से ही बनी हुई होती है। हैवानात की नशोनुमा तमाम जिस्म में यकसा तौर पर होती है और इनमें मुनकसमी और गैर मुनकसमी नसीजों के हिस्से नहीं होते, यानी नबातात और हैवानात में मुख्तलिफ किस्म की नसीजें अफ़ाल अंजाम देती है। जैसे कि प्लांट टिश्यूज़ होते हैं ना, तो इसमें मुनकसमी और गैर मुनकसमी नसीजें होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए बताया गया है तस्वीर में, नीचे देखिए प्लांट टिश्यू जिसमें बताया गया है मेरिसेमेटिक और परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल और टिश्यू मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। और अगर हम ह्यूमन बॉडी टिश्यूज देखें तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, एपिथेलियल टिश्यू, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और नर्वस टिश्यू बताए गए हैं, जिनके बारे में हम आगे मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद सबसे पहले चलिए देखते हैं हैवानात की नसीज या एनिमल टिश्यूज के बारे में। हमारा दिल, खून की नालियाँ और आंतैय आज़ा हमें क्यों नहीं नज़र आते? देखिए कुछ आज़ा जो है हमें नज़र आते हैं। अगर आप देखें इंसानी जिस्म को तो कुछ बैरूनी आज़ा हैं और कुछ अंदरूनी आज़ा हैं। आप बैरूनी आज़ा जो वो हैं जो हमें नज़र आते हैं, जैसे हमारी आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर वगैरह। लेकिन कुछ अंदरूनी अज़ा होते हैं जो जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि दिल, खून की नालियाँ, आंतें, हमारा दिमाग, हमारा स्टमक, हमारी किडनीज, ब्लैडर, इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और बड़ी आंत, लीवर, लंग्स, थायराइड वगैरह।
چونکہ یہ جسم کے اندر ہوتے ہیں، یہ اندرونی اعضاء ہے، اس لیے ہمیں یہ نظر نہیں آتے۔ حیوانات کے جسم میں جو ہے کئی اعضاء ایک ساتھ فعل انجام دیتے ہیں۔ پھیپھڑے سانس کی نالی میں مخصوص عضلات کے سکڑنے اور پھیلنے سے تنفس کا فعل انجام پاتا ہے۔ مختلف اعضاء مختلف قسم کے افعال انجام دیتے رہتے ہیں۔ ان افعال کے لحاظ سے نسیجوں کی مختلف قسموں میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو مخصوص قسم کے جو عضلات ہوتے ہیں پھیپھڑے کے، وہ پھیلتے اور سکڑتے ہیں، جس کی وجہ سے تنفس کا عمل انجام پاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، پھیپھڑوں میں ہوا جاتی ہے تو پھر وہ پھیلتے ہیں، جب ہوا باہر خارج ہوتی ہے تو وہ سکڑتے ہیں، اور پھیپھڑوں کو یہ جو پھیلنا اور سکڑنا ہے اس پہ قابو رکھنے کے لیے نیچے ایک پردہ لگا ہوا ہوتا ہے جسے ڈائفرام یا حجاب حاجز بھی کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ تو مختلف اعضاء کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حیوانات میں مختلف اعضاء مختلف قسم کے افعال انجام دیتے ہیں، اور ان افعال کے لحاظ سے نسیجوں کی مختلف قسمیں درجہ بندی کی گئی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کون کون سی قسمیں ہیں۔ حیوانی نسیج کی قسمیں۔ حیوانی نسیج کو 4 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا ہے سطحی نسیج، ایپیتھیلیل ٹیشو، اتصالی نسیج، عضلاتی نسیج اور عصبی نسیج۔ ایپیتھیلیل ٹیشو، نروس ٹیشو، مسل ٹیشو اور کنیکٹو ٹیشو، یہ 4 ٹائپس ہیں ٹیشوز کی۔ چلیے اب ایک کر کے سب کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تکبیری عدسے کے ذریعے اپنی ہتھیلی کے پیچھے کی جلد کا مشاہدہ کیجیے۔ آپ کی ہتھیلی ہے اس پر پیچھے جو ہے میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے نا، اس سے ذرا اپنی ہتھیلی کا مشاہدہ کیجیے۔ کیا آپ کو ایک دوسرے سے چپکے ہوئے چوکونی اور 5 کونی اشکال نظر آتی ہے؟ جیسے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے نا، ایسی سکن ہماری ہوتی ہے نا۔ اگر آپ نہیں بھی آپ کے پاس تکبیری عدسہ نہیں ہے تو آپ ایسے ہی اپنے ہاتھ اور پیر کی جلد کو غور سے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو وہاں پہ سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح سے چوکون یا 5 کونی شکل کی چیزیں جو ہے بہت ساری ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے سطحی نسیج یا ایپیتھیلیل ٹیشو۔ سطحی نسیج ایپیتھیلیل ٹیشو حیوانات کے جسم میں حفاظتی غلاف کو سطحی نسیج کہتے ہیں، یعنی یہ حیوانات کا جو جسم ہے اس کی کیا کرتی ہے؟ حفاظت کرتی ہے، حفاظتی غلاف کی طرح ہوتی ہے۔ اس نسیج کے خلیات ایک دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے اور ایک مکمل تہہ کی طرح نظر آتے ہیں۔ جب ہم اپنے ہاتھ کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو وہاں پہ ٹیشو کیسے نظر آئیں گے؟ ایک دوسرے سے بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی ایک مکمل تہہ بھی جو ہے نظر آتی ہے۔ جسم میں داخل ہونے کے لیے کسی بھی شے کو پہلے سطحی نسیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سطحی نسیج میں موجود خلیات نیچے کی نسیجوں کے خلیات سے ریشے دار جھلی کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو سطحی نسیج کے جو اوپر کے خلیات ہیں وہ نیچے کے نسیج کے جو خلیات ہیں ان سے ریشے دار جھلی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جلد، منہ کے اندر کا استر، خون کی نالیوں کا استر، پھیپھڑوں کے اور ہوا کی تھیلیوں کا استر وغیرہ سطحی نسیج کے ذریعے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایپیتھیلیل ٹیشو اور یہاں پہ نیچے بیسمنٹ میمبرین آپ دیکھ سکتے ہو، اور ملٹی لیئر سیلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کے اوپر کتنی لیئرز جو ہے تیار ہو جاتی ہیں اس کی۔ سطحی نسیج کی قسمیں۔ اب سطحی نسیج کی جو ہے وہ بہت ساری قسمیں ہیں۔ پہلا ہے ہموار سطحی نسیج، دوسرا ہے دھاری دار سطحی نسیج، تیسرا ہے گدودی سطحی نسیج، چوتھا ہے ستونی سطحی نسیج، پانچواں ہے حدبے دار سطحی نسیج، اور چھٹا ہے مکعب نما سطحی نسیج۔ تو چلیے ان کے بارے میں ایک ایک کر کے معلومات حاصل کریں۔ دیکھیے ہموار سطحی نسیج یا اسکویموس ایپیتھیلیم ٹیشو، اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ منہ میں، غذا کی نالی میں، خون کی نالی میں، پھیپھڑوں میں موجود ہوا کی تھیلیوں کی اندرونی سطح پر پائی جاتی ہے۔ ساخت جو ہے اس کی بہت پتلی، بہت مہین اور چپٹے خلیات کی نیم نفوذ پذیر جھلی ہوتی ہے یہ۔
اور اس کا فعل کیا ہے؟ مخصوص مادوں کی ترسیل کرنا. اس کے بعد ہے دھاری دار سطحی نسیج، اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم ٹیشو. اور یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ پائے جاتے ہیں جلد کی بیرونی سطح میں. خلیوں کی ایک پر ایک کئی تہیں ہوتی ہیں اس میں پہلے سے، یعنی ایک کے اوپر ایک بہت ساری تہ تیار کر کے یہ جو ہے یہ نسیج تیار ہوتی ہے. اعضا کی جھیج روکنا اور ان کی حفاظت کرنا اس کا کام ہے. اس کے بعد اگلی قسم ہے گدودی سطحی نسیج، گلینڈیولر ایپیتھیلیم ٹیشوز. یہ جلد کی اندرونی تہ ہوتی ہے. کہاں پائی جاتی ہے؟ جلد کی اندرونی تہ پر. خلیات میں افرازی مادوں سے بھرے ہوئے کیس ہوتے ہیں. اس میں پسینہ، روگن، میوکس یا دوسرے افرازات کا اخراج بھی یہاں سے ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں پسینہ جو آتا ہے ہماری اسکن پر وہ کہاں سے آتا ہے؟ سب سے نیچے والی تہ ہے یہ ہمارے اسکن کی، اور اس کو کہتے ہیں گدودی سطحی نسیج، وہاں سے آتا ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کے میوکس یا دوسرے افرازات کا جو اخراج ہوتا ہے، کبھی ہمیں کچھ پھوڑی آ گئی، پھنسی آتی ہے تو اس میں سے پیپ نکلتا ہے نا، اس کا اخراج بھی یہیں سے اسی نسیج سے ہوتا ہے. تو سب سے اوپر ہماری اسکن پر ہوتی ہے دھاری دار سطحی نسیج اور اس کے نیچے ہوتی ہے گدودی سطحی نسیج. اس کے بعد ہے ستونی سطحی نسیج، کولمنر ایپیتھیلیم ٹیشو. یہ پائی جاتی ہے آنت میں اور غذائی راستے کی اندرونی تہ میں. ستون نما خلیات ہوتے ہیں اس کے. انجذاب کے فعل کے مقام پر اوپر کے حصے میں ان خلیات کی تہیں ہوتی ہیں. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو لمبے لمبے ستون کے جیسے اس کے خلیات ہوتے ہیں. اب یہاں پر اس کا کام کیا ہے؟ ہضمی رس کا افراز کرنا، نموئی محرکہ جذب کرنا. اس کے بعد ہے حدبے دار سطحی نسیج، سائلیٹڈ ایپیتھیلیم ٹیشوز. تنفس کے راستے کی اندرونی سطح پر یہ پائے جاتے ہیں اور خلیات پر بال جیسی ساخت ہوتی ہے. میوکس یعنی مخاط اور ہوا کو آگے ڈھکیل کر تنفسی راستہ صاف کرنا اس کا کام ہوتا ہے. دیکھیے جب ہم تنفس یا سانس لیتے ہیں تو اس دوران میوکس بھی ہوتے ہیں اندر، دھول مٹی کے ذرات بھی جو ہے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اندر چلے جائیں، تو یہ ہوائیں کو آگے ڈھکیل کر تنفس کے لیے راستہ جو ہے وہ ہموار کرتی ہے. مکب نما سطحی نسیج، کیوبوئڈل ایپیتھیلیم ٹیشو. یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ حالب میں اور لعاب دہن کے غدود میں. یہ مکب نما خلیات ہوتے ہیں. پیشاب سے کارآمد جذب کرنا اور لعاب دہن خارج کرنا. لعاب دہن یعنی تھوک. ہمارے منہ میں دیکھیے تھوک وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے نا، تو اس کو جسم سے باہر خارج کرنا کا کام جو ہے کہ کون سی نسیج کے ذریعے ہوتا ہے؟ مکب نما سطحی نسیج کے ذریعے ہوتا ہے. تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. سبق ہمارا یہاں پہ ختم نہیں ہوا ہے، اس سبق کے اور پارٹس بنیں گے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ پارٹس اسی طرح سے ملتے رہیں تو ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے. تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسے لگا. اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ٹرن آن دی بیل نوٹیفیکیشن، تاکہ آپ کو اس طرح کے آگے آنے والے جو اپڈیٹس ہیں نئے نئے ویڈیوز کے وہ آپ کو ملتے رہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.